नमस्कार, नई दिशाएं में आपका स्वागत है। मैं हूं आकांक्षा। हर बार नई दिशाएं में हम ऐसी जानकारी आपके लिए लेकर आते हैं ताकि आपको एक सही दिशा मिल सके। आज हम बात करेंगे छात्रवृत्ति की, फेलोशिप की और रिसर्च की। बहुत सारे छात्रों को ये पता ही नहीं होता कि रिसर्च के फायदे क्या हैं और रिसर्च के लिए फेलोशिप भी मिलती है। तो ये रिसर्च के लिए फेलोशिप कब मिलती है, क्यों मिलती है और कैसे मिलती है, यही सारे विषय पर आज हम बात करेंगे। और इस विषय पर बात करने के लिए मेहमान के तौर पर एज ए एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रोफेसर केपी यादव, जो कि कुलपति हैं मैथ्स यूनिवर्सिटी का। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। आपने बहुत सारे रिसर्चर्स को मार्गदर्शित किया है जी, न केवल भारत में बल्कि आप विदेशों के भी छात्रों का मार्गदर्शन कर रहे हैं सर। तो आपको अपने बीच पाकर हम खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। पहला सवाल ये कि जो लोग रिसर्च के क्षेत्र में आगे जाना चाहते हैं उनके अंदर क्या क्वालिटी होनी चाहिए? सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि अभी जो एनईपी 2020 है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी है जी, उसमें रिसर्च को ग्रेजुएशन से ही स्टार्ट किया गया है। ग्रेजुएशन की डिग्री को जो 4th ईयर किया गया है, उसमें जो चौथा साल है 4th ईयर का, जी, उसमें रिसर्च को ही लेकर फोकस किया गया है। और जो बच्चे 4th ईयर यानी 4 साल का ग्रेजुएशन करेंगे, उनका जो पीजी है पोस्ट ग्रेजुएशन, वो सिर्फ 1 साल का रहेगा। अरे वाह, इसमें यूजीसी ने, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने, उनका जो एमफिल पहले हुआ करता था 1 साल का प्रोग्राम, वो अब बंद कर दिया है। जी, और इसके बाद पीजी के बाद वो सीधे पीएचडी या रिसर्च कर पाएंगे। जी, अभी कुछ जगह ऑप्शन ये भी मिला है कि ग्रेजुएशन में, जैसे स्पेशली इंजीनियरिंग में जिन बच्चों का ऑनर्स के साथ उत्तीर्ण होते हैं बीटेक में, उनको डायरेक्ट भी पीएचडी करने का, बीच में पीजी ना भी करे तो भी चलेगा, वो डायरेक्ट पीएचडी या रिसर्च कर सकते हैं। जी, तो रिसर्च जो है, किसी भी देश की जो उन्नति है वो पूरी तरह से उसकी शिक्षा और रिसर्च पे निर्भर करती है। कोई भी देश या कोई भी संस्थान तभी अच्छा प्रोग्रेस करेगा जब उस वहां का रिसर्च स्ट्रांग होगा। और अगर मैं विदेशों की बात करूं, यूएस की बात करूं या यूके की बात करूं, तो वहां पर रिसर्च पे बहुत ज्यादा फोकस होता है, बहुत ज्यादा रिसर्च फंडिंग होती है। तो इस दिशा में मैं चाहता हूं कि मेरे जो बच्चे हैं, जो यूजी कर रहे हैं या पीजी कर रहे हैं, जो आगे रिसर्च के लिए एस्पिरेंट्स हैं, उनका जो रिसर्च कैलिबर है, इनोवेशन वाला माइंड है, वो होना जरूरी है। एक तो वो व्यक्ति है जो सिर्फ अपना एक सब्जेक्ट नॉलेज लेकर के और इंडस्ट्री में जाके जॉब करना चाहता है, मैनेजर बनना चाहता है, एमबीए करना चाहता है, मैनेजर बनना चाहता है, उसका एक अलग टेम्परामेंट होता है। परंतु जो लोग रिसर्च में काम करना चाहते हैं, उनका जो है रिसर्च का जो पैशंस है, जो पैशन है, वो जरूर होना चाहिए। और माइंड का भी इनोवेटिव होना बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बच्चों में ऐसा नहीं होता है। कई बार उनके अंदर इतनी या उस डायरेक्शन में सोचने की, वो डायरेक्शन में या उसको गाइडेंस नहीं मिल पाता है, या उस डायरेक्शन में नहीं सोचते हैं बहुत सारे लोग। तो एक तो वो लोग हैं जिनको रिसर्च की जरूरत नहीं है, रिसर्च में, इनोवेशन में नहीं जाना चाहते। पर जो दूसरे लोग हैं जो रिसर्च में जाना चाहते हैं, उनको, उनका जो माइंड सेट है वो रिसर्च के प्रति, इनोवेशन के प्रति होना चाहिए। और रिसर्च में जाने के लिए जरूरी है कि आपका एकेडमिक जो टेम्परामेंट है वो भी स्ट्रांग होना चाहिए। सब्जेक्ट में आपकी अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, तभी आपको रिसर्च में ज्यादा मदद मिलेगी। तो आज के समय में रिसर्च में बहुत अच्छा स्कोप है। मैं चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इसमें, इस दिशा में काम करें। जी, बहुत अच्छी बात आपने बताई कि रिसर्च के लिए ये जो एक नई शिक्षा नीति आई है वो बहुत लाभकारी होगी। एकेडमिक में जिनकी रुचि है वो लोग रिसर्च की तरफ जाते हैं। सर, बहुत बार ना बच्चों को ये दुविधा होती है कि रिसर्च पेपर लिखा कैसे जाए या रिसर्च की फील्ड में जाते कैसे हैं। तो उनका मार्गदर्शन के लिए हम चाहेंगे कि आप जरूर कोई टिप्स ऐसे बताएं जिससे कि बच्चे रिसर्च की तरफ आगे बढ़ें। रिसर्च की तरफ आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले तो आप अपना रिसर्च का एरिया फाइंड आउट करिए कि किस एरिया में आपका इंटरेस्ट ज्यादा है। फिर उस एरिया में उसके बाद पहले कितना काम हुआ है, क्योंकि ऐसा अभी तक कोई ऐसा एरिया नहीं जिसमें कुछ ना कुछ काम नहीं हुआ हो। मोस्टली जितने भी रिसर्च के एरिया है, चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही लेटेस्ट ही टॉपिक क्यों ना हो, मशीन लर्निंग क्यों ना हो, रोबोटिक्स क्यों ना हो, जितने भी नए फील्ड आ रहे हैं उन पे भी काफी कुछ काम लगातार चल रहा है। बहुत सारे रिसर्चर्स, साइंटिस्ट लोग ऑलरेडी उस पर काम कर रहे हैं। और कई बार देखने में आता है कि जैसे हम लोग अभी डेवलपिंग कंट्री में हैं, डेवलप्ड कंट्री हम बहुत आगे निकल चुके हैं। जैसे अभी आप अगर हम नेटवर्क की बात करें, 5G अभी इंडिया में इंस्टॉल हो रहा है, बट जापान में जो है 8G पे टेस्टिंग चल रही है, 8G और 9G पे। तो सोचिए वो लोग हमसे कितना आगे हैं। तो कहीं ना कहीं जो रिसर्च का एरिया है उस पे हमें ये फाइंड आउट करना है कि उस एरिया में कितना रिसर्च अभी हो चुकी है और फिर आगे फर्दर उसमें क्या करना है। क्योंकि ऑलरेडी जो रिसर्च हो चुकी है उतना ही काम करने से तो आपको कोई फायदा नहीं मिलेगा। बेहतर है कि आप उस रिसर्च में, पुरानी रिसर्च में कोई नया मॉडिफिकेशन करें, कुछ नया इनोवेशन करें, कोई नई टेक्निक्स लेके आए, कोई नया आउटपुट लेके आए, या फिर एरिया ही नया ले जाके उसके आगे फर्दर आप उसमें रिसर्च कर पाए। तो इसके लिए जरूरी है कि आपका जो
सब्जेक्ट नॉलेज है, कंटेंट है, रिसर्च ब्लेंडेड आपका माइंड है, वो बिल्कुल स्ट्रांग होना चाहिए और लेटेस्ट अपडेट होना चाहिए। अगर आप लेटेस्ट पे अपडेट हैं तो आप बेहतर रिसर्च कर पाएंगे। और साथ ही साथ फिर इसके लिए जरूरी है कि आप जब आपका सर्वे मिल जाएगा तो आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी पे जाना पड़ेगा। उसके लिए देखना पड़ेगा कि इसके लिए जो रिसोर्सेज हैं, संसाधन है, मान लीजिए लाइफ साइंस का है, हेल्थ साइंस का है, उसकी जो लेबोरेटरीज है वो कहाँ मिलेंगी। मान लीजिए CSR का एप्लीकेशन है, वो तो चलिए वहां लैब की जरूरत नहीं है, सॉफ्टवेयर से हो जाएगा, SPSS सॉफ्टवेयर से हो जाएगा, इनोवा सॉफ्टवेयर से हो जाएगा एनालिसिस। बट जहां रिसर्च लैब की जरूरत है, लाइफ साइंस हो, टेक्नोलॉजी है, इंजीनियरिंग है, आपके हेल्थ साइंसेज है, तो जहां पे लैब की जरूरत है वहां आपको देखना है कि ये फैसिलिटी IIT में अवेलेबल है, एम्स में अवेलेबल है, IISc बेंगलोर में अवेलेबल है, या इंडिया में अवेलेबल नहीं, इसके लिए बाहर जाना पड़ेगा। तो बहुत सारे बच्चे जो है बाहर भी जाते हैं, विदेशों में भी जाते हैं डॉक्टोरल करने के लिए, पोस्ट डॉक्टोरल करने के लिए। जी आकांक्षा मैडम। जी सर, एक सवाल ये उठता है कि बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं होता कि रिसर्च करने के लिए आर्थिक सहायता भी दी जाती है। तो क्योंकि ये टाइम टेकिंग प्रोग्राम है और इस पर हमको बहुत ज्यादा एकेडमिक वर्क के साथ साथ कुछ फाइनेंशियल भी वर्कआउट करना होता है, तो आर्थिक रूप से सहायता कैसे मिलती है और गवर्नमेंट की तरफ से क्या प्रावधान है और इसके अलावा क्या प्रावधान है? बिल्कुल, देखिए मैं जो समझता हूँ ये जानकारी बहुत कम लोगों तक होती है कि रिसर्च करने के लिए फाइनेंशियल हेल्प कहाँ से मिल जाती है, कहाँ से मिल सकती है। तो एक चीज मैं ये बताना चाहता हूँ, रिसर्च तक पहुंचते पहुंचते बच्चे जो है अराउंड 25 ईयर या 22 ईयर से ज्यादा हो जाते हैं। तो कहीं के उनकी डेली नीड्स भी, हॉस्टल की नीड्स भी, रिसर्च की नीड्स भी, बहुत सारी लेबोरेटरीज के भी एक्सपेंसेस होते हैं जो जरूरत पड़ती है उसमें। तो मैं इसको थोड़ा डिटेल से आपको बताना चाहता हूँ। जैसे आप PhD करना चाहते हैं, उस PhD के लिए JRF है, जूनियर रिसर्च फेलोशिप, जो UGC देती है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन देती है, और साइंस एंड ह्यूमैनिटीज दोनों फील्ड में देती है JRF के लिए। इसी तरह से DBT है, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, वो भी JRF देता है। ICMR है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ये भी JRS के लिए रिसर्च फंडिंग करता है। राजीव गांधी नेशनल फेलोशिप है जो UGC देती है, और स्पेशली ये फॉर स्टूडेंट्स जो SC और ST कैटेगरी में आते हैं उनके लिए राजीव गांधी नेशनल फेलोशिप मिलती है UGC की तरफ से। इसके बाद जूनियर रिसर्च फेलोशिप इन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, ये भी UGC की तरफ से जाती है, स्पेशली फॉर स्टूडेंट्स ऑफ द इंजीनियरिंग फील्ड के। मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप है जो UGC की तरफ से दी जाती है, और ये स्कॉलरशिप माइनॉरिटी स्टूडेंट्स को मिलती है, मतलब जो मुस्लिम्स हैं, सिख हैं, जैन हैं, माइनॉरिटी स्टूडेंट्स को मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप मिलती है। प्राइम मिनिस्टर्स रिसर्च फेलोशिप अभी कुछ समय पहले स्टार्ट हुई है, और ये MHRD के द्वारा दी जाती है, और इसमें 1000 स्टूडेंट्स को देते हैं ऑल ओवर इंडिया। इसमें मेरिटोरियस जो स्टूडेंट्स है वो IIT से, NIT से, IISc बेंगलोर से जो रिसर्च करते हैं उनके लिए, और इसमें काफी अच्छा अमाउंट मिलता है इसमें। इसके बाद अगला जो है इसमें कैटेगरी है नेशनल फेलोशिप फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, NFSC, UGC देती है, ये SC स्टूडेंट्स के लिए देती है PhD करने के लिए। हरियाणा स्टेट काउंसिल फॉर साइंस इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी, ये हरियाणा स्टेट गवर्नमेंट देती है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में रिसर्च करने के लिए। नेशनल फेलोशिप फॉर पर्संस विद डिसेबिलिटीज, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, और स्पेशली जो लोग डिसेबिलिटी हैं उनको PhD करने के लिए स्कॉलरशिप मिलती है। इसके बाद आपका अब्दुल कलाम टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन नेशनल फेलोशिप है जो DST देती है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी देता है, ये फॉर बीटेक स्टूडेंट्स को डायरेक्ट देता है स्कॉलरशिप। इसके बाद गूगल भी देता है गूगल PhD फेलोशिप, और ये फॉर PhD के लिए मिलता है गूगल के द्वारा। अब ये तो था PhD के लिए। अब मैं बात करता हूँ पोस्ट डॉक्टोरल के लिए। आफ्टर द PhD PDF, DSc और DLIT होते हैं, इनके लिए भी स्कॉलरशिप मिलती है, और इसमें जो है SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी देती है पोस्ट डॉक्टोरल रिसर्च फेलोशिप, SBI देती है PDF के लिए। इसके बाद मैथमेटिकल साइंस पोस्ट डॉक्टोरल फेलोशिप मिलती है, ये इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिकल साइंसेज चेन्नई में है, इस तरह के कलकत्ता में भी इंस्टीट्यूट है, तो ये इंस्टीट्यूट देता है मैथमेटिकल साइंस पोस्ट डॉक्टोरल फेलोशिप, इसमें स्कॉलरशिप मिलती है। इसके बाद डॉक्टर DS कोठारी स्कॉलरशिप है, फेलोशिप बोलते हैं इसको, UGC की तरफ से मिलती है ये। इसके बाद आपका नेशनल पोस्ट डॉक्टोरल फेलोशिप है जो सर्व SERB एंड DST के द्वारा मिलती है, इसको NPDF बोलते हैं शॉर्ट में। इसके बाद आपको डॉक्टर S राधाकृष्णन पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप मिलती है, UGC की तरफ से मिलती है स्कॉलरशिप, ये ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज के लिए मिलती है 3 इयर्स के लिए। इसके बाद आपका है टाटा इनोवेशन फेलोशिप, DBT, डिपार्टमेंट ऑफ बायो एंड टेक्नोलॉजी, इनोवेटिव साइंसेज के लिए देता है स्कॉलरशिप। इसके बाद आपका है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप, टाटा इंस्टीट्यूट देता है पोस्ट डॉक्टरल के लिए जो सोशल साइंस में, और मुंबई में इंस्टीट्यूट है ये। इसके बाद आपका CSIR नेहरू साइंस पोस्ट डॉक्टरल रिसर्च, CSIR की तरफ से मिलती है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च की तरफ से। तो ये स्कॉलरशिप है ये पोस्ट डॉक्टरल के लिए मिलती हैं।
जी। इसके अलावा कुछ और मैं बताना चाहता हूँ इसी संदर्भ में। जी अदर्स स्कॉलरशिप है, जैसे रामानुजम फेलोशिप मिलती है सर्व और डीएसटी के द्वारा। इसी तरह से रामालिंगम फेलोशिप मिलती है इंडियन साइंस एंड टेक्नोलॉजी के तरफ से सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। ये स्पेशली रामानुजम फेलोशिप और रामलिंगम जो स्कॉलरशिप है, ये उन छात्रों के लिए मिलती है जो अब्रॉड में रिसर्च करते हैं, उसके बाद इंडिया में आना चाहते हैं। तो वहां से रिसर्च करने के बाद जब इंडिया में आकर रिसर्च करना चाहते हैं, तो इसका अमाउंट भी बहुत अच्छा है। 70,000 के आसपास उनको पर मंथ स्टाइपेंड मिलता है, और प्लस जो है एचआरए मिलता है। तो दैट इज मेरे हिसाब से काफी अच्छा अमाउंट है ये जो प्रधानमंत्री जो स्कीम है पीएम की, उसके बाद उसी के आसपास इसमें भी अमाउंट मिलता है। प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलोशिप के बाद करीब इसी में हाईएस्ट पैसा मिलता है रिसर्च करने के लिए। इसके बाद आपका मेरिटस फेलोशिप करने के लिए। इसके बाद आपका पोस्ट ग्रेजुएट इंदिरा गांधी स्कॉलरशिप स्कीम है। पोस्ट ग्रेजुएट इंदिरा गांधी स्कॉलरशिप स्कीम है, यूजीसी की तरफ से मिलती है सिंगल गर्ल चाइल्ड के केस में 2 साल के लिए। तो स्पेशल ये प्रोग्राम है, अगर किसी का पेरेंट्स के सिंगल गर्ल चाइल्ड है तो उसको इंदिरा गांधी स्कॉलरशिप स्कीम पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए मिलती है। इसके अलावा पोस्ट ग्रेजुएट मेरिट स्कॉलरशिप मिलती है, ये भी यूजीसी की तरफ से मिलती है, एमटेक के लिए 2 साल के लिए मिलती है। इसके बाद इसमें रिसर्च फेलोशिप भी आती है, जो मेरिटोरियस साइंस स्टूडेंट्स हैं उनको भी यूजीसी की तरफ से स्कॉलरशिप मिलती है। इसके बाद फॉरेन से एक मिलता है आईडीईएक्स फेलोशिप, विदेशों से मैटर्स जो है कैपिटल आईडेक्स की तरफ से एंटरप्रेन्योरशिप में रिसर्च प्रेम जी फाउंडेशन फेलोशिप भी मिलती है इसके लिए, और किसी भी डिसिप्लिन में ये स्कॉलरशिप मिलती है। CSIP रिसर्च फेलोशिप मिलती है, ये अशोका यूनिवर्सिटी है हरियाणा में, और ये सोशल इंपैक्ट एंड फिलैंथ्रोपी के लिए रिसर्च में देती है पैसा पर मंथ, और अच्छा स्कॉलरशिप देती है यूनिवर्सिटी। नेशनल फेलोशिप एंड स्कॉलरशिप मिलती है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स की तरफ से, जो हमारे शेड्यूल ट्राइब्स, जैसे छत्तीसगढ़ में शेड्यूल ट्राइब्स काफी है, तो एसटी स्टूडेंट्स के लिए हायर एजुकेशन के लिए स्कॉलरशिप मिलती है। तो ये कुछ कैटेगरीज हैं। इसके अलावा मैं और भी बताना चाहता हूँ, स्पेशली फॉर वुमेन्स के लिए, वुमेन्स के लिए पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप जो है यूजीसी की तरफ से मिलती है, दैट इज वुमेन के लिए मिलती है। इसी तरह से वुमेन साइंटिस्ट ए के लिए जो है डीएसटी की तरफ से स्कॉलरशिप मिलती है, जिसमें पोस्ट डॉक्टरल जो वुमेन्स हैं उनको स्कॉलरशिप मिलती है, और इसमें अराउंड 55,000 पर मंथ प्लस एचआरए मिलता है, अच्छा अमाउंट मिलता है इसमें। इसी तरह से वुमेन साइंटिस्ट सी के लिए भी डीएसटी जो है स्कॉलरशिप देता है फॉर वुमेन के लिए। ये आईपीआर पर्पज के लिए बेसिकली होता है, और इसमें एक एग्जाम देना होता है। इसमें रिसर्च का बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं है, बट इसमें आईपीआर के रिसर्च करनी होती है, और इसमें एग्जाम होता है, जो क्वालिफाई करते हैं उनको वुमेन साइंटिस्ट सी मिलता है। स्पेशली ये 3 जो स्कॉलरशिप है पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप, जैसे यूजीसी से वुमेन के लिए है, वुमेन साइंटिस्ट ए के लिए स्कॉलरशिप है, वुमेन साइंटिस्ट सी के लिए स्कॉलरशिप है। तो स्पेशली दीस 3 आर द वुमेन्स स्कॉलरशिप। इसके अलावा सिंगल गर्ल चाइल्ड के लिए मैंने अभी आपको पोस्ट ग्रेजुएट इंदिरा गांधी स्कॉलरशिप दी है, वो गर्ल्स के लिए स्पेशली है, अगर सिंगल गर्ल चाइल्ड है किसी के पास तो। दीज आर द फ्यू एग्जांपल्स व्हिच आई हैव गिवन हियर। इसके अलावा भी बहुत से ऐसे फाउंडेशंस हैं, बहुत से ऐसे इंडस्ट्रीज हैं स्पेशली R&D के लिए। हालांकि इंडिया में उतना अमाउंट नहीं है, बट अगर आप फॉरेन में हैं, आई हैव सीन सो मेनी स्टूडेंट्स की 12th के बाद भी कई बच्चे ऐसे मैंने देखा, उनको जापान गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप मैंने देखा है, मैंने साउथ कोरियन गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप देखा है। अगर वो मेरिटोरियस बच्चे हैं और उस गवर्नमेंट का कोई एग्जाम या कोई मेरिट बेसिस पे कोई जो भी टेस्ट होता है उसको अगर वो क्वालिफाई करते हैं तो दे आर गेटिंग द स्कॉलरशिप। तो इस तरह की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। तो मुझे लगता है कि अगर कोई बच्चा टैलेंटेड है, मेरिटोरियस है और रिसर्च करना चाहता है, तो मतलब उसके लिए जो मॉनेटरी की समस्या है वो समस्या नहीं होती है, उसको कहीं ना कहीं से रिसर्च फंड अवश्य मिल जाएगा। जी आकांक्षा जी, पहले तो सर आप तो अपने आप में इतने बड़े इंसाइक्लोपीडिया, आपने इतनी सारी जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। छात्रवृत्ति और फेलोशिप दोनों ही कार्यक्रम का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो छात्रों को निश्चित अंतराल पे समय समय पर वित्तीय सहायता देना है, और आपने बहुत अच्छे से बताया कि छात्रवृत्ति लेकर भी रिसर्च किया जा सकता है। फेलोशिप तो ऑलरेडी एक माध्यम है ही, और जब हम बात करते हैं कि प्रारंभिक कक्षाओं से या फिर स्नातक डिग्री से ही यदि छात्र इस रिसर्च के फील्ड में जाना चाहते हैं, तो आपने बहुत अच्छे से बताया कि कितनी सारी जगहों से रिसर्च और फेलोशिप के लिए जो योगदान है वो मिलता है। अब ये सवाल उठता है सर कि ये सारी जानकारियां हमको उपलब्ध कैसे हों, कि फेलोशिप का ये प्रोग्राम आया हुआ है, ये जानकारी हमें कैसे मिल सकती है?
समय समय पर कुछ एडवर्टाइजमेंट्स आते हैं, जैसे यूजीसी का है और डीएसटी का है, डीबीटी का है, बट नॉर्मली ये जो रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, वहीं पर ये प्रोग्राम्स आते हैं। तो जो कॉमन कॉलेजेस हैं, आर्ट्स एंड साइंस कॉलेजेस हैं या डिग्री कॉलेजेस हैं, या जैसे यूनिवर्सिटीज हैं आपकी, जैसे नॉर्मल यूनिवर्सिटीज हैं, मान लीजिए सोशल साइंस की यूनिवर्सिटीज हैं, या मान लीजिए आपकी म्यूजिक से रिलेटेड यूनिवर्सिटीज हैं, तो कई जगह कई बार ये जो इन्फॉर्मेशन है काफी लेट पहुंचती है जी। तो इसमें मैं स्टूडेंट से यही कहना चाहता हूँ, छात्र छात्राओं से, कि वो किसी ऐसे इंस्टीट्यूशन के संपर्क में रहें जहां लगातार इस तरह की इंफॉर्मेशन आती रहती हो, या आज के समय में इंटरनेट एक बहुत अच्छा माध्यम हो गया है जिसके माध्यम से लगातार अगर वो सर्च करेंगे समय समय पर, हर महीने कम से कम एक बार सर्चिंग जरूर करें, ताकि उनको पता लग सके कि कौन कौन सी स्कॉलरशिप आ रही है, उसकी डेडलाइन क्या है और उसमें कैसे अप्लाई करना है। इसके अलावा जो फॉरेन कंट्रीज की स्कॉलरशिप है, मान लीजिए नासा में जाना है, जापान के रिसर्च कंपनी में जाना है, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में जाना है, साउथ कोरिया में जाना है, तो ये नॉर्मली उन गवर्नमेंट्स में या एम्बेसीज के थ्रू कई बार इंफॉर्मेशन मिलती है। तो बेहतर यह है कि जो अच्छे रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं, आईआईटीज हैं, एनआईटीज हैं या सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, इवन कि जैसे छत्तीसगढ़ में डॉक्टर ये अपने रविशंकर शुक्ला यूनिवर्सिटी है, यहाँ भी बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स या रिसर्च की जानकारी आती रहती है। तो एक दूसरे से नेटवर्किंग रखना इंफॉर्मेशन की वो भी जरूरी है, और साथ ही साथ इसके माध्यम से भी, गूगल इंफॉर्मेशन के माध्यम से भी जानकारी रखना जरूरी पड़ेगा, तभी आप इसमें सक्सेस हो पाएंगे। जी सर, अक्सर हमने देखा है कि छात्र जो रिसर्च के क्षेत्र में जाते हैं वो जॉब करते करते भी रिसर्च करते हैं, तो क्या ये जॉब करते हुए, रिसर्च करते हुए, क्या वो अपने रिसर्च पे न्याय कर पाते हैं, या फिर इंडिविजुअल जब हम रिसर्च कर रहे हो तो हमारा फोकस सिर्फ रिसर्च पर होना चाहिए? जहां तक मैं समझता हूँ, जॉब के साथ जो लोग रिसर्च करते हैं, नॉर्मली वो लोग डिग्री के लिए करते हैं, पीएचडी करते हैं, या पीडीएफ करते हैं, पोस्ट डॉक्टर फेलोशिप फेलो करते हैं, या डीएससी या डीलिट करते हैं, डॉक्टर ऑफ साइंस या डॉक्टर ऑफ लिटरेचर की डिग्री करते हैं जी। नॉर्मली जो लोग जॉब के साथ काम करते हैं, अनटिल एंड अनलेस की वो रिसर्चर नहीं है, मतलब साइंटिस्ट नहीं है, मान लीजिए किसी जॉब ही साइंटिस्ट है, सीएसआईआर में है, वो आईसीआर में है, इसी तरह से जो आईसीआर का एक पार्ट छूट गया मुझसे, आईसीआर इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च भी बहुत सारे एग्रीकल्चर के फील्ड में रिसर्च के लिए बहुत सारी फेलोशिप स्कॉलरशिप देता है जी। तो जो साइंटिस्ट है वो तो नेचुरल है, रिसर्च में काम करा तो उसका फोकस रिसर्च का होता है और वो अच्छी रिसर्च करते हैं अलॉन्ग विद देयर जॉब्स। बट जो लोग दूसरी तरह की जॉब में है, जैसे टीचिंग जॉब में है, इंडस्ट्री में है, किसी ऑर्गेनाइजेशन में है, मान लीजिए मीडिया में ही है, तो वहां पे ये काफी मुश्किल होता है कि वो बहुत अच्छा रिसर्च डेप्थ में कर पाए और बहुत अच्छे आउटकम दे पाए। बट कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत अच्छे लोग भी हैं जिनमें टैलेंट होता है और वो दोनों काम एक साथ बखूबी अच्छे से निभा लेते हैं, वो तो कुछ एक्सेप्शनल केसेस होते हैं। बट नॉर्मली ये देखा गया है कि काफी दिक्कत आती है जो लोग अदर देन रिसर्च फील्ड में है और जॉब के साथ साथ रिसर्च करते हैं, तो वहाँ काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। जी सर, विदेशों में एक कल्चर है कि जिस चीज पर रिसर्च कर रहे हैं उस प्लेस पर जाकर उन्हें रिसर्च करना होता है, लेकिन वो कल्चर अभी इंडिया में नहीं देखने को मिलता है, तो क्या ये कहीं ना कहीं नुकसानदेह है हमारे रिसर्चर्स के लिए? बिल्कुल आकांक्षा, मैं जो समझता हूँ कि वैसे तो एनईपी 2020 के हिसाब से जो शिक्षा का बजट होना चाहिए वो सिर्फ 6% होना चाहिए, उसमें रिसर्च भी इंक्लूड है। बट पिछले कई सालों से हम लोग देख रहे हैं कि भारत सरकार भी इस दिशा में बहुत अच्छा बजट नहीं दे पा रही है, शिक्षा में इतना ज्यादा पैसा नहीं दे पा रही है, जिस वजह से भी फोकस जो है काफी मुश्किल सा हो रहा है। इसके अलावा जो हम लोग हैं ज्यादातर कंज्यूमर्स हैं, कि प्रोडक्ट जो है बाहर से आता है, R&D होके आता है और वो हम लोग उसको यूज करते हैं। कभी हमारे पास जो है इतना पैसा या इतना मनी गवर्नमेंट के पास या जो भी इंडस्ट्रीज है उनके पास वो रिसर्च ब्लेंडेड जो एक फोकस होना चाहिए वो उतना ज्यादा नहीं है। फॉरेन में मैंने कई इंस्टीट्यूशंस को देखा कि वो 30 से 40% तक अपना बजट जो रिसर्च पे यूज करते हैं। वो अभी इंडिया में कल्चर डेवलप नहीं हुआ है। यहाँ अभी या तो ये कहें कि मैन पावर या ह्यूमंस का जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज्यादा है, रिसोर्सेज उस रेशो में कम है, तो कहीं ना कहीं एक सबसे पहला होता है कि जॉब मिल जाए, सर्विस लग जाए, सैलरी मिले और हमारा डे टू डे जो एक्सपेंसेज है वो चलते रहे, बिजनेस है तो उसका सर्वाइवल हो जाए, उसमें सस्टेनेबिलिटी आ जाए। उसके बाद कहीं अगला प्रॉफिट आता है तब कहीं हर कोई ये सोचता है कि अब रिसर्च के लिए काम करें, अनुसंधान के लिए काम करें। तो अभी जो रिसर्च के लिए एक तरह से फंडिंग है, कंट्रीब्यूशन है, मुझे लगता है वो भी एक तरह से काफी कम है। उसमें फोकस करने की जरूरत है हम सबको भी और सरकार को भी, और जो नॉन गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज हैं उनको भी फोकस करने की जरूरत है। जी सर, कई बार हमने देखा है कि स्कोर बहुत अच्छे होते हैं एकेडमिक स्टूडेंट्स के, पर खेल प्रतियोगिताओं में यदि उसका प्रदर्शन अच्छा है और वो मान लीजिए कंपटीशन में फेलोशिप में उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाया, तो क्या
ये जो सर्टिफिकेट्स होते हैं एक्स्ट्रा एक्टिविटीज के, ये उसको बेनिफिट दिला सकते हैं? देखिए, नॉलेज होना एक अलग बात है और मार्क्स ले आना एग्जाम में कहीं ना कहीं दोनों में कई बार एकदम डिफरेंस होता मतलब है। एक रूपता नहीं देखने को मिलती है। जी। कई बार स्टूडेंट्स की राइटिंग स्किल्स अच्छी होती है, उसका प्रेजेंटेशन स्किल्स अच्छा होता है, तो मार्क्स उसको अच्छे मिल जाते हैं। बट सब्जेक्ट की जो डेप्थ नॉलेज है, जैसे एनईपी 2020 में इस बात को फोकस किया गया है कि क्वालिटी एजुकेशन के साथ साथ स्टूडेंट्स में भी नॉलेज का होना बहुत जरूरी है। सिर्फ नंबर गेम का से सफलता नहीं मिलती है जी। अभी तो चलिए, अब तो अगर पिछले कुछ वर्षों से बात करें तो मार्क्स काफी अच्छे मिलने लगे हैं, परसेंटेज भी 80%, 90%, इवन 95 और 100% तक जाने लगे हैं। बट अगर आज के 30 साल 40 साल पहले की अगर आप बात करें, चाहे वो छत्तीसगढ़ बोर्ड रहा हो, चाहे यूपी बोर्ड हो, या फिर सीबीएसई बोर्ड ही क्यों ना हो, वहां पे मार्क्स बहुत कम मिलते थे। मतलब अगर किसी को 70% मार्क्स मिले हैं तो मे बी वो टॉपर ऑफ द बोर्ड, इस टाइप की सिचुएशन थी। आज क्या है कि हम सब लोग उस सिस्टम को एक तरह से नंबर गेम में ले आए हैं। इसीलिए एनईपी 2020 ने फोकस किया है कि नंबर गेम पे, मार्क्स पे फोकस ना होकर के नॉलेज पे फोकस होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स को, कैंडिडेट्स को जितनी अच्छी नॉलेज होगी, नेचुरल है उसको आगे रिसर्च करने में या समाज को आगे मार्गदर्शन करने में बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। सिर्फ नंबर ले आने से या सर्टिफिकेट ले लेने से या कोई पर्टिकुलर कोर्स कर लेने से उसकी बेसिक नॉलेज तो हो सकती है, उस डायरेक्शन में उसका मोटिवेशन हो सकता है, बट जब तक उसको परफेक्ट नॉलेज उस सब्जेक्ट की नहीं होगी तब तक रिसर्च कर पाना मुझे लगता है कि संभव नहीं हो पाएगा अच्छे ढंग से। जी सर, बहुत बार ना फेलोशिप इसलिए भी नहीं मिल पाता है कि प्रॉपर प्रेजेंटेशन नहीं हो पाता, या फिर सिनॉप्सिस ढंग से नहीं बना होता, या फिर बच्चा रिप्रेजेंट नहीं कर पाता है। तो ऐसी स्थिति में आप उन्हें गाइड करेंगे कि किस तरह से हमारा सिनॉप्सिस होना चाहिए या हमारा प्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए जब हम फेलोशिप के लिए अप्लाई करते हैं? इसमें यह देखने की जरूरत होती है कि फेलोशिप जिस पार्ट के लिए, जिस पॉइंट के लिए मिल रही है, जिस ऑब्जेक्टिव के साथ मिल रही है, उस ऑब्जेक्टिव को हमने प्रेजेंटेशन में कितना इंक्लूड किया है। अब अगर मान लीजिए सोशल साइंस की फेलोशिप है तो सोशल साइंस से रिलेटेड ही, उससे इंप्रूवमेंट के लिए, सोसाइटी अपलिफ्टमेंट के लिए ही हमें प्रेजेंटेशन देना चाहिए, उसी डायरेक्शन में फोकस करना चाहिए। अब अगर वो साइंस से रिलेटेड है, इंजीनियरिंग से रिलेटेड है, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, तो उसी इंजीनियरिंग या उसी टेक्नोलॉजी के डायरेक्शन में हमें फोकस करना चाहिए, हमें बताना चाहिए कि हम ये काम करेंगे। और कुछ जगहों पे तो उनका अपना फॉर्मेट भी रहता है, जैसे CSIR का फॉर्मेट है, DST का फॉर्मेट है, DBT का फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट में पर्टिकुलर कुछ वर्ड्स में हमें वो चीजें लिख कर देनी होती है। तो वो जो कीवर्ड्स हैं, जो रिसर्च की फाइंडिंग है, उसमें अगर हम फोकस करेंगे तो हमें फेलोशिप मिल जाती है। बट अगर हमने उस एरिया में फोकस ना करके, कई बार हमें नॉलेज कम होती है या हम अपने आप को उस तरह से एडजस्ट, मतलब उस तरह की प्रॉपर जानकारी नहीं होती है, जिस वजह से भी कई बार ऐसा होता है कि प्रेजेंटेशन के बाद भी फेलर होता है। इसके अलावा भी चूंकि बजट लिमिटेड होता है, क्योंकि मान लीजिए सरकार के पास 10 करोड़ रुपए है कि वो रिसर्च के लिए देना है, बट कितनी एप्लीकेशंस आई हैं, तो नेचुरल है उस हिसाब से भी सरकार को या जो एक्सपर्ट्स हैं उनको डिसाइड करना पड़ता है कि हमारे पास जो बजट है वो कितने लोगों को हम दे सकते हैं। तो उस वजह से भी कई बार कट करना पड़ता है कि चाहकर भी कई बार एक्सपर्ट्स को कुछ एरिया में बजट क्योंकि लिमिटेड रहता है, इसलिए उस एरिया में फिर वो बजट नहीं दे पाते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि अगर एक बार आपको सक्सेस नहीं मिली तो दोबारा सक्सेस नहीं मिलेगी, क्योंकि फेलर ऑलवेज ये हमेशा पार्ट है सक्सेस का। आप एक बार दो बार फेल होंगे तो तीसरी बार चौथी बार जरूर सक्सेस मिलेगी आपको। तो आप अगर एक दो बार फेल होते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको फेलोशिप नहीं मिलेगी, आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी या प्रोजेक्ट की फंडिंग नहीं मिलेगी। तो आप उस प्रोजेक्ट के हिसाब से अपनी तैयारी रखें, उसको अप्लाई करें उसके फॉर्मेट पे, और उस पर लेटेस्ट जानकारी रखें और उसके फ्यूचर की क्या जरूरत है, क्या डिमांड है, जो आप रिसर्च करना चाहते हैं उसका क्या फ्यूचर स्कोप है, कहाँ वो अप्लीकेबल है। क्योंकि आज के टाइम में सरकार और यूजीसी लगातार इस बात पर फोकस कर रही है कि जितनी भी रिसर्च है, चाहे PhD डिग्री हो, चाहे PDF हो, चाहे DSc हो, चाहे DLIT हो, वो सिर्फ एक थीसिस के फॉर्म में लाइब्रेरी का पार्ट नहीं हो। अगर सिर्फ थीसिस लिख करके लाइब्रेरी के फॉर्म में आपने लाइब्रेरी में एक थीसिस रख दी और आपने डिग्री ले लिया तो उस रिसर्च का कोई एप्लीकेशन नहीं है। तो ऑलवेज सरकार या गवर्नमेंट में लगातार फोकस करें कि जो भी रिसर्च हो उसका एप्लीकेशन पार्ट जरूर होना चाहिए। तो मैं भी छात्राओं से अनुरोध करना चाहता हूं, बताना चाहता हूं कि वो उसी डायरेक्शन में रिसर्च करें जिसका कोई ना कोई एप्लीकेशन पार्ट हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी में हो, चाहे वो सोसाइटी में हो, चाहे CSIR में हो, जहां भी CSR में हो, तो कोई ना कोई उसका डायरेक्शनल एक एप्लीकेशन पार्ट होना चाहिए। जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हमारे छात्रों को दी। हम आशा करते हैं कि हमारे छात्र इसका लाभ जरूर लेंगे। जो भी छात्र इस रिसर्च के क्षेत्र में आगे जाना चाहते हैं उनके लिए नई दिशा का ये सेगमेंट बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, ऐसी हम कामना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि यदि आप रिसर्च के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप
वेबसाइट्स को देखिए ही, साथ ही न्यूज़पेपर भी देखिए। समय समय पर बहुत सारी जगहों से फेलोशिप की जानकारी आती रहती है और ये सब आपके लिए उपयोगी है। किसी और विषय में होगी आपसे मुलाकात, तब तक कीजिए थोड़ी सी प्रतीक्षा, थोड़ा सा इंतजार। नमस्कार। नमस्कार।